हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सुनने वाले हैं हाइड्रोलॉजी इंजीनियरिंग की ऑडियो बुक, जिसमें अब आज जो हम ऑडियो बुक सुनने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है इन्फिल्ट्रेशन और एवोप्रेशन। तो ये जो ऑडियो बुक है इसको आपको ध्यान से सुनना है, जिससे कि आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। तो इसमें जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं उसमें है, सबसे पहले हम बात करेंगे इन्फिल्ट्रेशन होता क्या है। उसके बाद हम देखेंगे इन्फिल्ट्रेशन रेट क्या होती है, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या होती है और इनमें रिलेशन क्या होता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, यानी कि इन्फिल्ट्रेशन को कैलकुलेट करने के मेथड, जिसमें हम मेनली तीन मेथड देखेंगे। सबसे पहला देखेंगे फिजिकल मेथड, जिसमें के अंदर दो आ जाते हैं, इन्फिल्ट्रोमीटर और रेंज सिमुलेटर। उसके बाद देखेंगे दूसरा मेथड हॉर्टन कर्व मेथड, तीसरा है इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स मेथड। उसके बाद हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग इन्फिल्ट्रेशन, जिसमें हम देखेंगे सोइल मॉइस्चर, परमिबिलिटी ऑफ सोइल, वेजिटेशन, टेम्परेचर, कॉम्पैक्शन ऑफ सोइल, सरफेस फाइंस। ये सारे फैक्टर जो है वो इन्फिल्ट्रेशन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एवोप्रेशन, ये होता क्या है। उसके बाद हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ एवोप्रेशन, जिसके अंदर हम मेनली तीन मेथड का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एवोपोरीमीटर, इसके अंदर हम चार एवोपोरीमीटर जो उनके बारे में सुनेंगे। सबसे पहला है क्लास ए पेन, मॉडिफाई क्लास ए पेन, जिसे हम आईएसआई पेन के नाम से हम जानते हैं। उसके बाद यूएस कोलोरेडो सनकिन पेन और लास्ट यूएस जियोलॉजिकल सर्वे फ्लोटिंग पेन। उसके बाद दूसरा मेथड जो हो जाएगा वो हो जाएगा एम्पेरिकल मेथड, जिसमें हम देखेंगे मेयर्स फॉर्मूला, रोवर्स फॉर्मूला, लेक हाफनर फॉर्मूला। तीसरा है एनालिटिक मेथड, जिसमें आएगा वाटर बजट इक्वेशन, मास ट्रांसफर इक्वेशन, एनर्जी बैलेंस मेथड। उसके बाद हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ एवोपरेशन, जिसमें हम फैक्टर्स जो है वो कौन कौन से हैं, टेम्परेचर, टाइप ऑफ स्पेस, विंड वेलोसिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वेपर प्रेशर, प्रेजेंस ऑफ सोल्यूबल साल्ट्स, साइज ऑफ वाटर बॉडी, डेप्थ ऑफ वाटर बॉडी। तो ये सारे फैक्टर जो रेट ऑफ एवोपरेशन को कैसे अफेक्ट करते हैं। और लास्ट जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है मेथड फॉर रिड्यूसिंग एवोपरेशन। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसे हम ये जो चैप्टर है इन्फिल्ट्रेशन और एवोपरेशन इसमें सुनने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इन्फिल्ट्रेशन। ये क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सोइल के थ्रू पानी जमीन की फर्स्ट लेयर के अंदर एंटर करता है, यानी कि पानी का सोइल की फर्स्ट लेयर के अंदर एंटर करना क्या कहलाता है, इन्फिल्ट्रेशन कहलाता है। इन्फिल्ट्रेशन जो एक प्रकार का मेजर लॉस है। अब नेक्स्ट बात आ जाती है रन ऑफ। रन ऑफ क्या होता है, रन ऑफ क्या होता है, रेनफॉल में से अगर हम लॉसेस को घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, रन ऑफ मिलेगा। यहाँ पर लॉसेस जो होते हैं मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है माइनर लॉस और एक होता है मेजर लॉस। माइनर लॉस जो होते हैं वो हो जाएगा डिप्रेशन, स्टोरेज, सर्कुलेशन, इंटरसेप्शन। ये सारे लॉसेज है वो कौन से हैं, माइनर लॉस, यानी कि इनकी क्वांटिटी जो है वो मेजर लॉस जैसे कि फिल्ट्रेशन जो है उसके रेस्पेक्ट में बहुत कम होती है। अगर हमें रन ऑफ निकालना है तो मेजर लॉस को घटाएंगे, वो मेजर लॉस इसमें से कौन सा है, इन्फिल्ट्रेशन। तो रन ऑफ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि रेनफॉल माइनस इन्फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट बात आ जाती है इन्फिल्ट्रेशन रेट। ये क्या होती है, यह वह रेट होती है जिसमें पानी दी गई कंडीशन में सोइल में एंटर करता है। इसकी यूनिट जो है वो क्या है, सेंटीमीटर प्रति आवर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ जाती है इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। ये क्या होता है, यह वह मैक्सिमम रेट होती है जिसमें पानी सोइल के अंदर एंटर करता है। इसकी यूनिट जो होती है वो इंपॉर्टेंट है, सेंटीमीटर प्रति आवर। तो इन्फिल्ट्रेशन रेट और इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी दोनों की यूनिट सेम है, सेंटीमीटर प्रति आवर। नेक्स्ट बात आ जाती है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, कि अगर रेनफॉल की इंटेंसिटी जो है वो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी से ज्यादा है तो इन्फिल्ट्रेशन की रेट इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी के बराबर होगी। यानी कि रेनफॉल इंटेंसिटी अगर ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी से तो इन्फिल्ट्रेशन की जो रेट होगी वो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी के बराबर होगी। और अगर रेनफॉल की इंटेंसिटी इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी से कम है तो इन्फिल्ट्रेशन की जो रेट होगी वो रेनफॉल इंटेंसिटी के बराबर होगी। नेक्स्ट बात आ जाती है कैलकुलेशन ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, यानी कि इन्फिल्ट्रेशन को निकालने के मेथड। यहाँ पर मेनली तीन मेथड है जिनका यूज किया जाता है, एक है फिजिकल मेथड, एक है हॉर्टन कर्व मेथड और लास्ट है इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स मेथड। तो यहाँ पर जो फिजिकल मेथड है इसको आगे इन दो भागों में बांटा गया है, इन्फिल्ट्रोमीटर जिसमें दो आते हैं, सिंगल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर और डबल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर, और एक आता है रेंज सिमुलेटर। तो इनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इन्फिल्ट्रोमीटर। इन्फिल्ट्रोमीटर दो प्रकार के होते हैं, सिंगल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर और डबल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंगल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर। ये जो होता है एक मेटल का सिलेंडर होता है जिसका डाया जो होता है वो 30 सेंटीमीटर और लेंथ जो होती है वो 60 सेंटीमीटर होती है। ये जो होता है टॉप और बॉटम से होलो होता है। इसे 50 सेंटीमीटर की डेप्थ में सोइल के अंदर पेनिट्रेट किया जाता है। तो सिंगल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर क्या होता है, एक प्रकार का सिलेंडर होता है जो टॉप और बॉटम दोनों से ओपन होता है। इसकी जो लेंथ होती है टोटल वो होती है लगभग 60 सेंटीमीटर। इसका डाया जो होता है 30 सेंटीमीटर। इसे सोइल के अंदर जो होता है हम 50 सेंटीमीटर की डेप्थ तक पेनिट्रेट कर देते हैं और 10 सेंटीमीटर ये सोइल के अबव होता है, जिसमें 10 सेंटीमीटर में से 5 सेंटीमीटर में हम क्या भर देते हैं, वाटर को भर देते हैं। और एक फिक्स टाइम के बाद हम देखते हैं कि कितना पानी जो है वो सोइल की फर्स्ट लेयर के अंदर गया है, वो क्या कहलाएगा, इन्फिल्ट्रेशन। तो इससे हम साफ पता लगा लेंगे कि कितना इन्फिल्ट्रेशन हुआ है। यानी नेक्स्ट बात करते हैं डबल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर। डबल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर में जो होता है दो सिलेंडर यूज में लाए जाते हैं, जिसमें एक के अंदर एक होता है। इसकी टोटल लेंथ जो होती है वो लगभग होती है 25 सेंटीमीटर, जिसे 15 सेंटीमीटर जो होता है वो ग्राउंड के नीचे पेनिट्रेट किया जाता है, 10 सेंटीमीटर अबव होता है। इसमें जो दो रिंग होती है उसमें इनर रिंग जो होती है उसका डाया होता है 30 सेंटीमीटर और आउटर रिंग जो होती है उसका डाया होता है 60 सेंटीमीटर। इसमें भी 5 सेंटीमीटर की डेप्थ तक पानी भरा जाता है, जितना अंदर चल जाएगा उससे हम पता लगा लेंगे कि कितना इन्फिल्ट्रेशन हुआ है उस सोइल के अंदर। दूसरा मेथड आता है इसमें रेंज सिमुलेटर। ये क्या होता है, एक छोटा प्लॉट होता है जिसका साइज जो होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 मीटर इंटू 4 मीटर। इसमें जो होते हैं नोजल्स लगे होते हैं जिसकी सहायता से इन्फिल्ट्रेशन का हम पता लगाते हैं उस पर्टिकुलर फील्ड में। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि इन्फिल्ट्रेशन के दौरान जो होता है सोइल डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे बारिश की तरह कार्य नहीं हो पाता है, क्योंकि मेटल के सिलेंडर को हम क्या करते हैं, सोइल के अंदर पेनिट्रेट करते हैं, जिससे सोइल जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए इसका इस मेथड का यूज करने से रेन की तरह वर्क नहीं हो पाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेन सिमुलेटर के द्वारा इन्फिल्ट्रेशन की वैल्यू जो होती है वो कम आती है, क्योंकि बरसात की ड्रॉप
के इम्पैक्ट के कारण कॉम्पैक्शन हो जाता है। यानी कि रेन सिमुलेटर जो होता है उसमें नोजल्स लगे होते हैं जिसकी सहायता से पानी जो होता है वो रेन ड्रॉप्स की तरह एक्ट करता है, सोइल पे पड़ता है, जिससे कि वो डायरेक्ट सोइल पे पड़ता है तो उससे सोइल का जो होता है कॉम्पैक्शन हो जाता है, जिससे कि इन्फिल्ट्रेशन की वैल्यू जो आती है वो नॉर्मल से कम आती है। क्योंकि अगर सोइल का कॉम्पैक्शन ही हो जाएगा तो वोइड्स कम हो जाएंगे तो पानी अंदर जाएगा ही नहीं, जिससे कि वैल्यू जो होगी वो कम हो जाएगी। दूसरा मेथड जो है वो है होटन कर्व मेथड। तो होटन जो है उसने इन्फिल्ट्रेशन और टाइम के बीच में एक कर्व बनाया, और ये जो कर्व होता है एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है। यानी कि जैसे ही सोइल में पानी डाला जाता है तो उसमें इन्फिल्ट्रेशन जो होता है वो सबसे ज्यादा होगा, फिर जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है और पानी अंदर जाता रहता है तो इसकी रेट धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है और एक फिक्स टाइम पे ये कांस्टेंट हो जाती है। ये होटन का कर्व है, उसकी सहायता से हम किसी भी टाइम टी पर कितना इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है उसको हम निकाल सकते हैं। उसने इसके लिए उसने एक समीकरण दी, वो समीकरण क्या है, एफ टी बराबर एफ सी प्लस में एफ जीरो माइनस एफ सी इंटू में ई की पावर माइनस के टी। यहाँ पर जो एफ टी है वो क्या है, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी एट एनी टाइम टी। एफ सी जो है वो क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू ऑफ इन्फिल्ट्रेशन। एफ जीरो क्या है, वो है इनिशियल वैल्यू ऑफ इन्फिल्ट्रेशन। तो एक्सप्रेशन जो है वो दोबारा सुन लीजिए, एफ टी बराबर एफ सी प्लस में ब्रैकेट स्टार्ट एफ जीरो माइनस एफ सी मल्टीप्लाई बाई ई की पावर माइनस के टी। तो ये होटन का मेथड है। होटन के एक्सप्रेशन के अनुसार इन्फिल्ट्रेशन की रेट या कैपेसिटी में घातीय कमी आती है, इसके बाद यही कांस्टेंट वैल्यू तक पहुंच जाता है। इस प्रकार इस कांस्टेंट वैल्यू का यूज करके किसी भी समय टी पर इन्फिल्ट्रेशन को निकाल सकते हैं। वो समीकरण में आपको बताया था, वो क्या है, एफ टी बराबर एफ सी प्लस में ब्रैकेट स्टार्ट एफ जीरो माइनस एफ सी ब्रैकेट बंद ई की पावर माइनस के टी। नेक्स्ट मेथड जो आ जाता है वो कौन सा है, इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स। लास्ट मेथड है ये। इसमें दो इंडेक्स काम में ले जाते हैं, एक तो होता है फाई इंडेक्स और एक होता है डब्ल्यू इंडेक्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं फाई इंडेक्स। ये क्या है, इस इंडेक्स के ऊपर रन ऑफ का वॉल्यूम जो होता है वो कंसिडर किया जाता है। यह इंडेक्स उस एवरेज रेनफॉल को दर्शाता है जिसके ऊपर रन ऑफ मिलता है। इसे मेनली हाइड्रोग्राफ जो होता है उसकी हेल्प से निकालते हैं। इसमें केवल रेनफॉल एक्सेस वाले स्ट्रॉन्ग पीरियड को कंसिडर किया जाता है। इसका फॉर्मूला जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला क्या है, पी माइनस आर एफ अपॉन में टीई। पी क्या हो जाएगा, पी प्रेसिपिएशन, आर एफ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रन ऑफ, अपॉन में टीई क्या है, रेनफॉल एक्सेस पीरियड। टीई क्या है, रेनफॉल एक्सेस पीरियड। यानी कि फाई इंडेक्स को निकालने में हम रेनफॉल एक्सेस पीरियड जिसे हम रन ऑफ भी कहते हैं उसका यूज करते हैं। तो फाई इंडेक्स का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, प्रेसिपिएशन माइनस का रेनफॉल रन ऑफ अपॉन में एक्सेस टाइम। बात आ जाती है रेनफॉल एक्सेस टाइम क्या है, यह वो रेनफॉल होती है जो रन ऑफ के फॉर्म में प्राप्त होती है। यानी कि यह वो रेनफॉल होती है जो रन ऑफ प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट बात आ जाती है डब्ल्यू इंडेक्स। डब्ल्यू इंडेक्स जो होता है वो फाई इंडेक्स से अधिक शुद्ध होता है, क्योंकि इसमें इनिशियल लॉस जो होते हैं उसको सेपरेट कर दिया जाता है। डब्ल्यू इंडेक्स जो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा पी माइनस आर एफ माइनस ई एल अपॉन में टी सी। यानी कि प्रिसिपिएशन माइनस का रन ऑफ माइनस इनिशियल लॉस डिवाइड बाई टोटल स्ट्रॉन्ग पीरियड। तो आपको इन दोनों में से मेन जो बातें हैं वो क्या है कि डब्ल्यू इंडेक्स जो होता है उसको निकालने के लिए कंप्लीट स्ट्रॉन्ग पीरियड का यूज किया जाता है, जबकि फाई इंडेक्स जो होता है उसको निकालने के लिए रेनफॉल एक्सेस पीरियड का यूज किया जाता है। डब्ल्यू इंडेक्स जो उसमें इनिशियल लॉस को सेपरेट करते हैं, जबकि फाई इंडेक्स जो उसमें इनिशियल लॉस को सेपरेट नहीं करते हैं। जब और फाई इंडेक्स जो होता है वो डब्ल्यू इंडेक्स से ज्यादा होता है। ये आपको तीन बातें जो आपको याद रखनी है। क्या क्या है कि डब्ल्यू इंडेक्स जो होता है उसमें कंप्लीट स्ट्रॉन्ग पीरियड का यूज करते हैं, जबकि फाई इंडेक्स जो होता है उसमें रेनफॉल एक्सेस पीरियड जो होता है उसका यूज करते हैं। डब्ल्यू इंडेक्स में इनिशियल लॉस को सेपरेट करते हैं, जबकि फाई इंडेक्स पे सेपरेट नहीं करते इनिशियल लॉसेस को। फाई इंडेक्स जो होता है वो ज्यादा आता है डब्ल्यू इंडेक्स से। ये तीनों बातें आपको याद रखनी, डब्ल्यू इंडेक्स और फाई इंडेक्स से। नेक्स्ट बात आ जाती है फैक्टर अफेक्टिंग इन्फिल्ट्रेशन, यानी कि इन्फिल्ट्रेशन को प्रभावित करने वाले कारक। वो कौन कौन से, सबसे पहले बात आ जाती है सोइल मॉइस्चर और सोइल कंडीशन। इसमें क्या है कि ड्राई सोइल के केस में इन्फिल्ट्रेशन की रेट ज्यादा होगी, जबकि वेट सोइल के केस में इन्फिल्ट्रेशन की रेट कम होती है। तो सिंपल सी बात है, अगर ड्राई सोइल है उस पर अगर हम पानी डालेंगे तो वो जल्दी एब्जॉर्ब करेगी, जिससे कि इन्फिल्ट्रेशन की रेट ज्यादा होगी। वहीं अगर वेट सोइल है वो पहले से गीली, अगर वहां पे हम और पानी डालेंगे तो एब्जॉर्ब नहीं करेगी, जिससे कि इन्फिल्ट्रेशन की रेट जो आएगी वो कम आएगी। दूसरा फैक्टर जो है वो कौन सा हो जाएगा, परमिबिलिटी ऑफ सोइल। परमिएबल सोइल है उसकी इन्फिल्ट्रेशन इम्परमिएबल या फिर कम परमिएबल सोइल की तुलना में अधिक होगी। तो सिंपल सी बात है, परमिएबल सोइल कौन सी होती है जिसमें वॉइड्स ज्यादा यानी इंटरकनेक्टेड वॉइड्स जो है वो ज्यादा है, और इम्परमिएबल सोइल कौन सी होगी जिसमें इंटरकनेक्टेड वॉइड्स जो है वो कम है। जैसे कि ग्रेवल वो कौन सी का एग्जांपल है, परमिएबल का। और ऐसे ही बात करें सिल्ट या फिर क्ले, वो किसका है, कम इम्परमिएबल या फिर जिसकी परमिबिलिटी कम है। तो अगर हम ग्रेवल में पानी को डालेंगे तो फिर इन्फिल्ट्रेशन जो होगा वो जल्दी प्राप्त होगा, और अगर क्ले और सिल्ट में डालेंगे तो कम प्राप्त होगा। तो सिंपल सी बात है कि परमिएबल सोइल जो है उसकी इन्फिल्ट्रेशन रेट ज्यादा होगी कंपेयर टू इम्परमिएबल या फिर कम परमिएबल सोइल से। तीसरा जो फैक्टर है वो है वेजिटेशन या फिर वेजिटेबल कवर। यदि जमीन खाली है तो इन्फिल्ट्रेशन की रेट जो होगी वो कम प्राप्त होती है, क्योंकि इस कंडीशन में रेन ड्रॉप जो होती है उसके डायरेक्ट सोइल में कांटेक्ट में आने से इम्पैक्ट के कारण कॉम्पैक्शन हो जाता है, जिससे इन्फिल्ट्रेशन जो होता है वो कम प्राप्त होता है। वहीं यदि अगर किसी ग्राउंड पर वेजिटेबल उगी हुई है, यानी कि ग्राउंड पर वेजिटेबल का कवर है, तो इन्फिल्ट्रेशन की रेट ज्यादा प्राप्त होती है। वेजिटेशन या फिर वेजिटेबल कवर कैसे प्रभावित करता है कि मान लीजिए एक तो है हमारे पास खाली जमीन, उस पर अगर बारिश की बूंदें आएंगी तो बारिश की बूंदों से सोइल जो है उसका कॉम्पैक्शन हो जाता है, जो होंगे वो कम हो जाएंगे, जिससे डेंसिटी बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा कि वो सोइल के अंदर जो पानी है वो अंदर जाएगा नहीं, जिससे कि इन्फिल्ट्रेशन जो होगा वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं पे ही जो ग्राउंड है उसके ऊपर वेजिटेबल का कवर होगा तो डायरेक्ट जो रेन ड्रॉप है वो सोइल के कम कॉन्टैक्ट में आएगी नहीं, जिससे कि कॉम्पैक्शन होगा नहीं, जिससे कि इन्फिल्ट्रेशन की रेट जो होगी वो ज्यादा प्राप्त होगी खाली भूमि के कंपेयर में।
नेक्स्ट जो फैक्टर है वो कौन सा है, टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे करता है, यदि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो विस्कोसिटी जो है वो कम हो जाएगी, जिससे अधिक इन्फिल्ट्रेशन प्राप्त होगा। तो टेम्परेचर जैसे ही ज़्यादा होगी तो इंटर पार्टिकल जो कोहेजन फोर्स होता है वो टूट जाएगा, जिससे कि विस्कोसिटी जो होगी वो कम हो जाएगी। विस्कोसिटी कम होगी तो आसानी से पानी जो है वो मूवमेंट कर पाएगा सोइल के अंदर, जिससे इन्फिल्ट्रेशन रेट जो होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट आती है कॉम्पैक्शन ऑफ सोइल। कॉम्पैक्शन ज़्यादा होने के कारण डेंसिटी बढ़ जाएगी, जिससे इन्फिल्ट्रेशन की रेट जो होगी वो कम हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, अगर किसी सोइल का कॉम्पैक्शन हो गया है तो उसके अंदर से वॉइड्स निकल जाएंगे, जिससे डेंसिटी बढ़ जाएगी। और डेंसिटी बढ़ जाएगी तो उसके अंदर से सोइल के अंदर पानी जो है वो नहीं जा पाएगा, जिससे इन्फिल्ट्रेशन रेट जो हो जाएगी कम हो जाएगी। नेक्स्ट फैक्टर है सरफेस फाइन्स। ये क्या होता है, यदि सोइल की सरफेस जो है वो सरफेस फाइन्स से सील्ड है तो इन्फिल्ट्रेशन की रेट जो होगी वो कम होगी। सरफेस फाइन्स क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। अगर सोइल की सरफेस पर इनकी मात्रा ज़्यादा है तो जब इन्फिल्ट्रेशन होगा तो इनके वॉइड्स में चल जाएंगे, जिससे कि सारे के सारे जो वॉइड्स है वो बंद हो जाएंगे, तो जो वाटर है वो अंदर नहीं जा पाएगा, जिससे इन्फिल्ट्रेशन की रेट जो है वो कम हो जाती है। तो ये सारे फैक्टर थे जो इन्फिल्ट्रेशन को अफेक्ट करते थे। कौन कौन से हैं, सोइल मॉइस्चर या फिर सोइल कंडीशन पहला, दूसरा कारक है परमेबिलिटी ऑफ सोइल, तीसरा कारण है वेजिटेशन या फिर वेजिटेबल कवर, चौथा कारक है टेम्परेचर, पांचवा कारक है कॉम्पैक्शन ऑफ सोइल, और छठा और लास्ट कारक है सरफेस फाइन्स। तो ये सारे कारक थे जो इन्फिल्ट्रेशन को अफेक्ट कर रहे थे। नेक्स्ट बात आ जाती है एवोपरेशन। ये क्या होता है, एवोपरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड गैस या वेपर की स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रोसेस के दौरान 525 कैलोरी प्रति ग्राम हीट निकलती है। यानी कि एवोपरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड जो होता है डायरेक्ट गैसियस या फिर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें जो एनर्जी निकलती है वो कितनी होती है, 525 कैलोरी प्रति ग्राम। नेक्स्ट बात आ जाता है मेजरमेंट ऑफ एवोपरेशन, यानी कि एवोपरेशन को मेजर कैसे करते हैं। इसको मेजर करने के लिए मेनली 3 मेथड यूज में लाए जाते हैं, इवापोरीमीटर या फिर जिसे हम पैन इवापोरीमीटर के नाम से भी जानते हैं। इसमें चार मेथड है। कौन कौन से हैं, सबसे पहला मेथड है क्लास ए लैंड पैन, दूसरा है मॉडिफाइड क्लास ए पैन जिसे हम ISA पैन के नाम से भी जानते हैं, तीसरा है US कोलोरेडो सनकिन पैन, और चौथा है US जियोलॉजिकल सर्वे फ्लोटिंग पैन। दूसरा मेथड जो है वो है इंपेरिकल मेथड। इसके अंदर 3 मेथड है। कौन कौन से, मेयर्स फॉर्मूला, रोवर्स फॉर्मूला और लेक होफनर मेथड। तीसरा मेथड है एनालिटिक मेथड। एनालिटिक मेथड के अंदर भी 3 मेथड है। कौन कौन से, वाटर बजट मेथड, मास ट्रांसफर मेथड, एनर्जी बैलेंस मेथड। तो सबसे पहले बात आ जाती है इवापोरीमीटर। ये होता क्या है, ये पानी वाले पैन होते हैं जिन्हें बाहर एटमॉस्फेयर में एक्सपोज किया जाता है तथा रेगुलर इंटरवल पर एवोपोरेशन को मेजर करते हैं। तो एवोपोरीमीटर क्या होता है कि एक नॉर्मली पैन होते हैं जिन्हें एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर रखा जाता है और टाइम टाइम पर इनमें से कितना एवोपोरेशन हुआ है, यानी कि कितना लिक्विड वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, उसको हम मेजर करते रहते हैं। इसमें सबसे पहला मेथड जो हो जाता है वो है क्लास ए एवोपोरीमीटर पैन मेथड। ये जो होता है स्टैंडर्ड पेन होता है जिसका डाया इंपॉर्टेंट है। डाया कितना होता है, 1210 mm, डेप्थ कितनी होती है, 255 mm होती है, जिसे US वेदर ब्यूरो द्वारा यूज किया जाता है। इसमें पानी की डेप्थ जो होती है वो 18 से 20 सेंटीमीटर मेंटेन की जाती है। ये जो पेन होता है वो अनपेंटेड GI शीट का बना होता है। अगर कोरोजन की प्रॉब्लम ज्यादा होती है तो इसको बनाने के लिए हम मोनल मेटल का भी यूज करते हैं। मोनल मेटल के रूप में हम निकल और कॉपर जो होता है उसकी मिश्र धातु का यूज करते हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हुई क्लास ए एवोपोरीमीटर के बारे में। क्या क्या, इसका डाया जो होता है वो होता है 1210 mm, डेप्थ होती है 255 mm, में जो पानी की डेप्थ रखी जाती है वो होती है 18 से 20 सेंटीमीटर। ये अनपेंटेड GI शीट जो होती है उसका बनाया जाता है। अगर कोरोजन ज्यादा हो रहा है तो इसे मोनल मेटल का बनाते हैं। मोनल मेटल में किस किस का यूज किया जाता है, निकल और कॉपर का। नेक्स्ट पेन जो है उसका नाम है ISI पेन। ISI पेन जो होता है इसका कोड इंपॉर्टेंट है, IS कोड 5973 के अनुसार इसको स्पेसिफाइड किया गया है। इसका जो डाया होता है वो होता है 1220 mm और डेप्थ होती है 255 mm। ये जो पेन होता है वो 0.9 mm थिक कॉपर शीट का बना होता है। इस पेन को स्क्वायर वुडन प्लेटफॉर्म पर रखते हैं जिसकी विड्थ 1255 mm और हाइट जो होती है वो 100 mm होती है। तो ISI पेन के बारे में इंपॉर्टेंट क्या क्या है कि इसका IS कोड है सबसे पहले तो 5973, इसका डाया 1220 mm, डेप्थ 255 mm, कॉपर शीट का ये बना होता है। इसको वुडन प्लेटफॉर्म के ऊपर रखते हैं जिसकी विड्थ होती है 1255 mm और हाइट होती है 100 mm। नेक्स्ट पेन आ जाता है US कोलोरेडो सनकिन पेन। सनकिन का मतलब क्या होता है, गड्ढा खोदना। ये जो पेन होता है इसका एरिया जो होता है वो कितना होता है, 920 mm स्क्वायर। इसकी डेप्थ जो होती है वो कितनी होती है, 460 mm। ये जो पेन होता है ग्राउंड के अंदर 100 mm की डेप्थ में गाड़ा जाता है। तो लास्ट जो पेन है उसका नाम है US जियोलॉजिकल सर्वे फ्लोटिंग पेन। ये जो होता है इसका सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 900 mm स्क्वायर, डेप्थ जो होती है वो होती है 450 mm। तो ये सारी बातें याद रखनी है आपको एवोपोरीमीटर्स के बारे में, जिसमें हमने 4 एवोपोरीमीटर के बारे में जाना। सबसे पहला था क्लास ए पेन, दूसरा था ISI पेन, तीसरा था US कोलोरेडो सनकिन पेन और लास्ट था US जियोलॉजिकल सर्वे फ्लोटिंग पेन। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आ जाती है लेक या फिर पॉन्ड का जो इवोपोरेशन होता है वो कम होता है पैन की तुलना में, यानी कि लेक का इवोपोरेशन कम होता है पैन की तुलना में। लेक का इवोपोरेशन होता है पैन कोफिशिएंट इंटू में पैन इवोपोरेशन के बराबर। तो यहाँ पर हमने जो 4 इवोपोरीमीटर पढ़े थे उनके इंपॉर्टेंट पैन कोफिशिएंट है वो बहुत बार पूछ ले जाते हैं। वो क्या क्या है, क्लास ए जो पैन होता है उसका पैन कोफिशिएंट कितना होता है 0.7। ISI या फिर मॉडिफाइड क्लास ए पेन जो उसका पेन कोफिशिएंट होता है 0.8। कोलोरेडो सनकिन पेन जो होता है उसका पेन कोफिशिएंट होता है 0.78। जियोलॉजिकल फ्लोटिंग पेन जो होता है उसका पेन कोफिशिएंट होता है 0.8। तो ये सारे पेन कोफिशिएंट आपको याद रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है डेंसिटी ऑफ इवापोरीमीटर, यानी कि इवापोरीमीटर जो होता है उसको डिफरेंट जोन के हिसाब से
बांटा गया है कि जोन में कितने किलोमीटर स्क्वायर में कितने एवोपोरोमीटर होने चाहिए। तो सबसे पहले बात आ जाती है एरिड जोन। एरिड जोन है तो हम 30 किलोमीटर एवोपोरोमीटर जो होता है उसको स्टैब्लिश करते हैं। वहीं अगर ये जोन ह्यूमिड है तो हम 50,000 किलोमीटर स्क्वायर पर एक एवोपोरीमीटर को स्टैब्लिश करेंगे। वहीं अगर कोल्ड जोन है तो 1,00,000 किलोमीटर स्क्वायर पे हम एक एवापोरीमीटर को स्टैब्लिश करेंगे। इंडिया में प्रेजेंट में आईएमडी के अनुसार 220 इवापोरीमीटर इंस्टॉल है और उनको मेंटेन किया जाता है। किसके द्वारा? आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा 220 इवापोरीमीटर को इंस्टॉल किया जाता है और उनको मेंटेन किया जाता है। अब इसमें लास्ट पॉइंट जो हो जाता है वो है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ इवापोरेशन, यानी कि एवापोरेशन जो होता है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। सबसे पहले कारक आ जाता है टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ने के कारण इवापोरेशन की रेट जो होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। ये जो होती है 24 घंटे चलने वाला प्रोसेस होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड से गैस में फॉर्मेशन की जो रेट होगी वो भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट आ जाता है टाइप ऑफ सरफेस। टाइप ऑफ सरफेस का मतलब क्या है कि जिस भी सरफेस में जितना एरिया जो होगा वो एक्सपोज होगा उसका एवोपरेशन उतना ही ज्यादा होगा। इसलिए कॉन्वेक्स जो सरफेस है उसमें एवोपरेशन सबसे ज्यादा होता है, उससे कम होता है फ्लैट सरफेस में, सबसे कम होता है कॉनकेव सरफेस में। तो आपको ये ध्यान रखना है ऑर्डर कि सबसे ज्यादा एवोपरेशन जो होता है वो कॉन्वेक्स सरफेस में होता है, उसके बाद होता है फ्लैट का सरफेस में, सबसे कम होता है कॉनकेव सरफेस। तीसरा फैक्टर जो है वो विंड वेलोसिटी। विंड की स्पीड बढ़ने के साथ एवोपरेशन की रेट भी बढ़ती है, परंतु क्रिटिकल विंड वेलोसिटी के बाद विंड की स्पीड पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो सिंपल सी बात है, जैसे जैसे विंड की स्पीड बढ़ेगी तो इवोपरेशन की रेट भी बढ़ेगी, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो मैक्सिमम होगी और उसके बाद अगर और भी ज्यादा विंड की स्पीड बढ़ेगी तो इवोपरेशन की रेट जो होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी। नेक्स्ट फैक्टर जो है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जितना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा रेट ऑफ इवोपरेशन भी उतनी ही कम हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, लिक्विड की सरफेस पर जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा तो वो उसकी सरफेस पर से जो वाटर है उसको निकलने में उतनी कठिनाई होगी, जिससे कि एवोपरेशन जो होगा वो उतना ही कम हो जाएगा। नेक्स्ट फैक्टर है वेपर प्रेशर। डोल्टन के सिद्धांत के अनुसार एवोपरेशन सैचुरेटेड वेपर प्रेशर और एक्चुअल वेपर प्रेशर के डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है कि रेट ऑफ इवोपरेशन जो होगी वो प्रोपोर्शनल होगी ई एस माइनस ई ए। ई एस क्या है यहाँ पे? सैचुरेटेड वेपर प्रेशर, और ई ए क्या है? एक्चुअल वेपर प्रेशर। तो ये बात हो गई वेपर प्रेशर की। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रेजेंस ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट और इंप्योरिटीज इन वाटर। पानी में इंप्योरिटीज जितनी ज्यादा होगी तो एवोपरेशन की रेट जो होगी वो उतनी कम होगी। सी वाटर जो होता है उसमें एवोपरेशन फ्रेश वाटर के कंपेयर में 2 से 3% कम होता है। प्रत्येक 1% स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ने पर एवोपरेशन की रेट जो होती है वो 1% डिक्रीज हो जाती है। तो सिंपल सी बात है, किसी भी वाटर में जितनी ज्यादा इंप्योरिटीज होगी वो वाटर में एवोपरेशन जो होगा वो उतना ही कम होगा। सोइल और सी वाटर जो होता है उसमें एवोपरेशन फ्रेश वाटर के कंपेयर में 2 से 3% कम होता है, क्योंकि आपको पता है सी वाटर जो होता है उसमें मिनरल सोल्ट्स जो होते हैं उनकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण से उसमें एवोपरेशन जो होता है फ्रेश वाटर की तुलना में कम होता है। कितना? 2 से 3%। और लास्ट पॉइंट कह रहा है कि प्रत्येक 1% स्पेसिफिक ग्रेविटी को अगर हम बढ़ा देंगे तो एवोपरेशन की रेट भी 1% डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि 1% स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ाएंगे तो एवोपरेशन की रेट 1% डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है साइज ऑफ वाटर बॉडी। बड़ी वाटर बॉडी जो होती है उसमें रेट ऑफ एवोपरेशन छोटी वाटर बॉडी की तुलना में ज्यादा होता है। तो सिंपल सी बात है, बड़ी वाटर बॉडी होगी उसमें जो एक्सपोज एरिया होगा वो भी ज्यादा होगा, जिससे कि रेट ऑफ एवोपरेशन जो है वो उतनी ही ज्यादा होगी। नेक्स्ट बात करें डेप्थ ऑफ वाटर बॉडी। यदि एरिया को सेम कर दिया जाए तो समर के दौरान शैलो वाटर बॉडी में एवोपरेशन की रेट ज्यादा होती है, जबकि सर्दियों के दौरान शैलो वाटर बॉडी में एवोपरेशन की रेट कम होती है। यानी कि अगर हम बात करें समर में तो समर यानी गर्मियों में जो शैलो जो उथली वाटर बॉडी होती है उसमें रेट ऑफ एवोपरेशन ज्यादा होता है। बात करें हम विंटर में तो विंटर जो होती है उसमें रेट ऑफ एवोपरेशन ज्यादा होता है, क्योंकि डीप वाटर बॉडी जो होती है वो शैलो वाटर बॉडी की तुलना में हीट को अधिक एब्जॉर्ब करती है। शैलो वाटर बॉडी जो होती है उसमें पानी जल्दी ठंडा हो जाता है, लेकिन डीप वाटर बॉडी में नीचे वाला जो पानी होता है वो गर्म होता है और ऊपर वाला जो होता है वो ठंडा होता है, जिसके कारण एवोपरेशन ज्यादा होता है डीप वाटर बॉडीज में सर्दियों के दौरान। लास्ट पॉइंट आ जाता है कि मेथड फॉर रिड्यूसिंग एवोपरेशन, यानी कि एवोपरेशन को कम करने के मेथड। तो इसमें मेनली 3 मेथड है। पहला मेथड क्या है? बाय रिड्यूसिंग द सरफेस एरिया। अगर हम सरफेस एरिया जो है उसको हम कम कर देंगे तो एवोपरेशन जो है वो सिंपली कम हो जाएगा। दूसरा है बाई मैकेनिकल कवर, यानी कि जहाँ जिस भी सरफेस से वाटर एवोपरेट हो रहा है अगर हम उस सरफेस को ही कवर कर देंगे तो वहां पर एवोपरेशन का लॉस जो होगा वो भी खत्म हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा। और लास्ट मेथड है भाई केमिकल फिल्म, जिसमें हम 2 केमिकल का यूज करते हैं। एक तो हेक्टाडेकेनोल जिसे हम साइटिल अल्कोहल भी कहते हैं, और दूसरा है ऑक्टाडेकेनोल जिसे हम स्टाइरिल अल्कोहल भी कहते हैं। हाँ तो गाइस ये थी ऑडियो बुक इन्फिल्ट्रेशन और इवोपरेशन की। आई होप गाइस आपको ये ऑडियो बुक समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।